Welcome back. And I'm doing what I do the best, discussing and decoding geopolitics. And geopolitics is interestingly turning to be more and more complicated as we are progressing forward in 2026. Now, START treaty is over. याद होगा स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसकी वैलिडिटी थी फरवरी 2026 तक, 4 फरवरी 2026 तक। व्लादिमीर पुतिन ने 2023 में यह कहा था, जब यूक्रेन की वॉर अपने बिल्कुल पीक पे थी, कि मैं ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को जो 2026 में खत्म होने वाली है रिन्यू नहीं करूंगा। There was a different American president then. There is a different American president right now, who is much more eccentric, who is much more adventurous, and who is much more egoistic. Now, before I begin discussing about the New START treaty and the ramifications and the impact which the world will face अगर ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया, मैं आपको यहां पे लेके जाना चाहता हूं बैक इन 1983। एक मूवी आई थी बहुत पॉपुलर, द डे आफ्टर। अब इस मूवी में हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन दिखाई गई थी, मूवी वाज बेस्ड ऑन फिक्शन, कि नेटो कंट्रीज और वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है एंड इस लड़ाई में यूएसए और यूएसएसआर न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। और क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है तो दुनिया खत्म हो रही है। अब मैं 2012 से सुनता आ रहा हूं कि भैया दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। तो इसके चलते ना एक डिलेमा सबके माइंड में बना हुआ है कि डूम्सडे कब आएगा, कब दुनिया खत्म होगी। तो उसकी शुरुआत ना दुनिया खत्म होने की इस मूवी से शुरू हुई थी। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, और ये मूवी देखने के बाद रोनाल्ड रेगन को लगा कि यार ये तो बहुत गलत है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के पास और यूएसएसआर के पास ऐसे ही बढ़ते रहे तो वाकई में कभी लड़ाई होगी एक दूसरे के साथ, तो फिर वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बहुत हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होगा वो भी कहीं गुना ज्यादा होगा और दुनिया खत्म हो सकती है। एंड देयरफॉर ये मूवी देखने के बाद शुरुआत होती है रोनाल्ड रेगन के कॉन्शियंस की, और जहन में उनकी जो बात आती है कि मेरे को सोवियत यूनियन के साथ एक ऐसी ट्रीटी बनानी है जिसके चलते हम दोनों, क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर दोनों देश थे प्री कोल्ड वॉर के, मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे, प्री 1991 के टाइम पे, जिनके पास मैक्सिमम न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे। और अगर ये दोनों कंट्रीज बैठ के समझौता करें, डिसीजन बनाए कि हम दोनों के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्टॉक पाइल्स हैं, हम कैसे इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उससे हम ये दुनिया को थोड़ा सेफ बना सकेंगे। तो यहां से शुरुआत होती है, इस मूवी से शुरुआत होती है रोनाल्ड रेगन के माइंड में ये ट्रीटी की, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि ऑफ कोर्स गॉर्बेचेव के साथ इन्होंने जो ट्रीटी बनाई 1991 में, पहली स्टार्ट ट्रीटी आई थी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन यहां से एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, डूम्सडे क्लॉक का। स्टार्ट ट्रीटी का क्या कनेक्शन है डूम्सडे क्लॉक का? जरा सर, डूम्सडे क्लॉक एक सिंबल है जो कि दर्शाता है कि अगर ह्यूमन मेड ग्लोबल कैटास्ट्रोफ होता है तो क्या होगा। और ये बेसिकली जो डूम्सडे क्लॉक वाला जो सिंबल है, जो ओपिनियन है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने बनाया था। अब ये डूम्सडे क्लॉक ये बताता है कि जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के कारण, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कारण कैटास्ट्रोफी हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। और ये डूम्सडे क्लॉक जितना 12 बजे के क्लोज होगा उतना ही संकेत दिया जा रहा है कि दुनिया खतरे में है। किसके खतरे में है? सुनामी के खतरे में है, फ्लड्स के खतरे में है, कोविड पैंडेमिक के खतरे में है? नहीं, ह्यूमन मेड ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के खतरे में है। और अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में ये इमेज आया था कि इट इज 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट, यानी कि ये सिंबल दर्शा ये रहा है, संकेत दे रहा है कि केवल 85 सेकेंड्स रह गए हैं 12 बजने को। वैसे तो 12 बजने को बहुत टाइम पड़ा, डिपेंडिंग ऑन आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं इस संकेत के जरिए कि अगर ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को फिर से रिन्यू नहीं किया गया, स्टार्ट ट्रीटी 1.0 थी 1991 में, स्टार्ट ट्रीटी 2.0 थी 2010 में, अब स्टार्ट ट्रीटी 3.0 को अगर रिन्यू नहीं किया गया तो ये डूम्सडे क्लॉक पे 12 बज जाएंगे और ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हो सकता है। अब ये क्लॉक के बारे में बता देता हूं। ये क्लॉक का जो ओरिजिनल सेटिंग 1947 में तय किया गया था, 7 मिनट्स टू मिडनाइट, यानी कि 12 बजने में 7 मिनट पड़े हैं। ये वही समय है 1947 का जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, और ये वही दशक है 1940s का जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया हिरोशिमा नागासाकी पे, और साथ के साथ यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का सिलसिला शुरू किया। 1947 से लेके आज तक 2026 तक इतने साल बीच में निकल गए हैं, लगभग 80 साल बीच में निकल गए हैं। इस घड़ी को कम से कम 8 टाइम्स बैकवर्ड एंड 19 टाइम्स फॉरवर्ड सेट किया गया है।
द फारदेस्ट टाइम जो कि इस घड़ी में सेट किया गया था वो 12:17 था, 17 मिनट्स पोस्ट मिडनाइट इन 1991, एंड द क्लोजेस्ट टूवर्ड्स 12 बजे का इज 85 सेकेंड। तो ये दर्शाता है, संकेत देता है कि ह्यूमन कैटास्ट्रोफी कितना नजदीक है, कितना घातक हो सकता है। अब बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है अपने लेटेस्ट एनुअल असेसमेंट में कि दुनिया बहुत नजदीक है टू द ग्लोबल कैटास्ट्रोफी। अब पूरे मानव हिस्ट्री में, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में और कोई भी ऐसा मोमेंट इतना नजदीक नहीं आया डूम्सडे क्लॉक के जितना अभी 2026 में आ चुका है। वाई? बिकॉज ये वो समय है, ये वो साल है, ये वो जमाना है जब रशिया, चाइना, अमेरिका और दर्जन और देश और ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, और ज्यादा एक दूसरे से खुंदक खा रहे हैं, और ज्यादा नेशनलिस्टिक हो रहे हैं, एंड देयरफॉर उस चक्कर में, उस आड़ में अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने में न्यूक्लियर वेपन्स का फिर से आर्म्स रेस शुरू होने वाला है। और ये एक चेतावनी की बात और चिंताजनक बात इस करके भी है क्योंकि यूएसए और रशिया के बीच में जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, जो कि 2010 में बनाई गई थी, वो ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है फरवरी 4 को। फरवरी 4 को अभी कुछ ही दिन निकले हैं, आज फरवरी 6 है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2 ही दिन निकले हैं। और ये उस वक्त एक्सपायर हुई एट अ टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप की इराटिक फॉरेन पॉलिसी इज रिक्वायरिंग लिटिल इलैबोरेशन, और व्लादिमीर पुतिन अभी भी नरम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। ना अब हम पहले समझें टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि एक्सपायर हुई है। पहले हम समझें कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ये 2010 में बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा एंड द देन रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, इन दोनों के बीच में 2010 में साइन करी गई थी। और जो स्टार्ट ट्रीटी है 1991 में, ये स्टार्ट ट्रीटी आई थी। ये स्टार्ट ट्रीटी रोनाल्ड रेगन के द्वारा इनिशिएट करी गई थी, और ये स्टार्ट ट्रीटी 1991 में जब साइन करेगी तब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। ये बेसिकली ये ट्रीटी जो 1991 में आई थी, इसका पर्पस क्या था कि अमेरिका और यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों देश ये तय कर रहे थे कि देखो हम दोनों के पास मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम दोनों के पास ये जो खिलौने हैं ना वो इतने ज्यादा घातक हैं कि तूने मेरे को मारा, मैंने तेरे को मारा, हम दोनों बर्बाद नहीं होंगे, पूरी दुनिया बर्बाद होगी। मेरे पास वेपन्स हैं, तेरे पास भी वो खिलौने हैं, तू मेरे को नहीं मार सकता बिकॉज मेरे पास भी वो खिलौने हैं जो तेरे पास है, तो मैं तेरे को मारूंगा। तो ये बात तो चलो होगी, डेटरेंस की बात आ जाती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कंसेप्ट आता है डेटरेंस का, है ना। जब न्यूक्लियर आर्म्स रेस बहुत बड़ा था कोल्ड वॉर के जमाने में, तो डेटरेंस का कंसेप्ट सामने आया था कि भैया तो हम डेटरेंस के तौर पे कर रहे हैं, उसके पास ज्यादा वेपन्स हैं तो मेरे पास भी होने चाहिए। फाइन, हमने एक दूसरे को इंश्योर कर लिया कि भैया तू मेरे को नहीं मारेगा, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, क्योंकि हम दोनों के पास वही हथियार हैं, वही खिलौने जो एक दूसरे तेरे पास है। लेकिन दुनिया का क्या? दुनिया के साथ तो हम ये गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो क्यों ना इस बात की शुरुआत हम दोनों करें कि हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लॉन्चर्स हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। जो भी ऑफेंसिव मशीनरी हमने एक दूसरे के खिलाफ तैनात करी हुई है उसको हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट लिमिट्स एज पर द स्टार्ट ट्रीटी जो 1991 की थी, दोनों यूएसए और सोवियत यूनियन ने प्रोहिबिट किया कि भैया मोर देन 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड टोटल 1600 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स से ज्यादा, यानी कि ये लिमिट तय कर दी कि इससे ज्यादा नहीं होगा। यहां पे लिमिट हमने कैप कर दिया कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे 6000 से ज्यादा नहीं होंगे अमेरिका के पास, यूएसएसआर के पास, और 1600 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा ना तो अमेरिका के पास होगी ना यूएसएसआर के पास होगी। और दोनों यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दे वर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑन साइट इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्टर्स अमेरिका से भी आएंगे, सोवियत यूनियन से भी आएंगे, देखेंगे एक दूसरे की साइट्स को कि क्या ये लिमिट की मान मर्यादा मेंटेन की जा रही है कि नहीं की जा रही है, क्या ये ट्रीटी के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और ये ट्रीटी में रिस्ट्रिक्शंस जो रिक्वायर्ड किए गए थे दैट वाज टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 years आफ्टर एंट्री इनटू फोर्स एंड मेंटेन्ड फॉर अनदर 8 years। देन स्टार्ट 2, यानी कि जब ये स्टार्ट 1 एक्सपायर होने की बात आई तो स्टार्ट 2 की बात आई। अब स्टार्ट 2 ट्रीटी की जब बात शुरू करेगी तब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे। अब जॉर्ज बुश उस वक्त इन्वॉल्व भी थे, जॉर्ज बुश की जो प्रेसिडेंसी थी वो इन्वॉल्व भी थी अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर। तो जॉर्ज बुश वाज बिजी इन्वेडिंग अफगानिस्तान, इन्वेडिंग इराक एंड हियर एंड देयर। और जॉर्ज बुश इतना इंटरेस्टेड नहीं थे ये स्टार्ट 2 ट्रीटी को नेगोशिएट या रीनेगोशिएट करने के लिए। उल्टा जॉर्ज बुश ने
अमेरिका को एक और ट्रीटी थी, एबीएम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो अगेन सोवियत और यानी कि प्री 1991 सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में साइन करी गई थी। उससे जॉर्ज बुश ने अपने आप को विड्रॉ कर दिया, जिसके चलते रशिया को बड़ा गुस्सा आया। तो जो भी कोल्ड वॉर के जमाने से पहले कोशिशें करी गई थी एज फार एज आर्म्स कंट्रोल, देखो आर्म्स कंट्रोल एक चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है कि दो देश हैं, बहुत ताकतवर देश हैं, परहैप्स रशिया इतना ताकतवर देश इकोनॉमिकली नहीं है बट डिफेंस के क्षेत्र में है। तो दो देश जो इतने ताकतवर हैं, जिनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है और जिसका बहुत ज्यादा घातक नुकसान पूरी दुनिया को हो सकता है, तो क्यों ना शुरुआत आर्म्स कंट्रोल की उन दोनों देशों से करी जाए ताकि एक लक्ष्मण रेखा बना सकते हैं, एक चेक्स एंड बैलेंसेस बना सकते हैं। तो जो कोशिशें कोल्ड वॉर के जमाने में करी गई थी, कोल्ड वॉर से पहले ये जो कोल्ड वॉर खत्म होने वाला था 1991 से पहले जो कोशिशें करी गई थी, वो सभी कोशिशें नाकामयाब दिखाई दे रही थी जब जॉर्ज बुश ने कहा कि हम ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी यानी कि स्टार्ट 2 को रिन्यू नहीं करेंगे। नाउ बट बहरहाल समहाउ 2010 में बैरक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव इन दोनों ने स्टार्ट 2 यानी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी को नेगोशिएट किया और कंप्लायंस में लेके आया और इनटू फोर्स लेके आए। अभी जो नई ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2010 से आई है, दैट ऑल्सो रन इनटू डिफिकल्टीज। 2023 में रशिया ने सस्पेंड कर दिया। रशिया ने क्या कहा कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी का प्रोविजन है कि ऑन साइट इंस्पेक्शन हुआ करेगा जस्ट टू सी कि क्या इस ट्रीटी के प्रोविजंस के साथ कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। पुतिन ने कहा कि मैं अलाउ नहीं करूंगा कि अमेरिका से कोई यहां पे रशिया में आके ऑन साइट इंस्पेक्शंस करे। क्यों? क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। इस करके पुतिन ने यह भी कहा कि मैं 2026 में इस ट्रीटी को रिन्यू करने के इंटरेस्ट में, हक में नहीं। लेकिन पुतिन ने सितंबर 2025 में यह भी कहा कि चलो मैं 1 साल का वॉलंटरीली एक्सटेंशन दे सकता हूं, यानी कि यह ट्रीटी 4 फरवरी 2026 को खत्म होनी थी तो इसको 4 फरवरी 2027 को खत्म कर देते हैं। लेकिन अक्टूबर 2025 में क्या हुआ? सी ऑफ जापान में, इन द रीजन ऑफ द सी ऑफ जापान, अमेरिका ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप अगेन कुछ न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप ठहरे डोनाल्ड ट्रंप, अब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ईगो है, पुतिन की अपनी ईगो है। तो भाई ये प्रपोजल जो पुतिन ने दिया कि आप फरवरी 2026 की जगह फरवरी 2027 तक इसको एक्सटेंड कर दो, वो प्रपोजल भी बीच का बीच खड़ा रह गया। नाउ साथ के साथ आपको और बात बताना चाहता हूं कि जो समझौते यूएसएसआर और यूएसए के बीच में करे गए थे कोल्ड वॉर के जमाने में, चाहे वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हो या आईएनएफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हो, ये आज के टाइम पे ये ट्रीटीज और ये समझौते एग्जिस्ट नहीं करते, ये कोलैप्स कर चुके हैं। रिसेंटली रशिया ने, यानी कि 2025 की न्यूज है, रशिया ने अभी 2-3 महीने पुरानी बात है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर दिया। अमेरिका तो कभी इसमें आया ही नहीं था। ऑलराइट, तो ये ट्रीटीज जो हैं, जो कोलैप्स कर चुकी हैं, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी जो दोनों ताकतवर देशों के बीच में कोलैप्स कर चुकी हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ सर कि कोई लीगली बाइंडिंग लिमिट्स नहीं रही, ना तो यूएसए पे ना रशिया पे, व्हिच मींस कि दोनों देश चाहें तो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपैंड कर सकते हैं और दोनों देश चाहें तो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ सकते हैं, बिकॉज कोई अब ऑब्लिगेशन नहीं रहा ना। अब इसके यहां पे 3 रामिफिकेशंस मेरे सामने आ रहे हैं जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। इसका 3 इंपैक्ट्स हैं, क्योंकि अभी हमारे पास यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोई आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। पहला, द एस्केलेशन लॉजिक ऑफ, जो आईआर की थ्योरी में हम पढ़ते हैं, सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा, देखो स्टेट्स जो है ना, सॉवरेन स्टेट्स, वो हमेशा अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने में ही एग्री करते हैं। उनका ये लॉजिक है कि हर एक सॉवरेन स्टेट अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी को सेफगार्ड कर सके, तो मैं क्यों ना करूं। व्हिच मींस कि अगर अभी दोनों देशों के बीच में कोई लिमिट्स नहीं है, तो हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं और एक ऐसे साल में जी रहे हैं जहां पे दोनों साइड्स, यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए एंड रशिया नाउ, बेग योर पार्डन, बीइंग सॉवरेन कंट्रीज, बीइंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज, वो चाहे तो अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हैं। और बेसिक इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी सजेस्ट करती है कि अगर एक देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स को या किसी भी और वेपन्स की मात्रा को, प्रोडक्शन को, क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो दूसरा देश जो कि उसका राइवल देश है, एडवर्सरी है, वो भी प्रोवोक्ड होगा कि मैं भी अपने वेपन आर्सेनल को बढ़ाऊं, चाहे वो न्यूक्लियर आर्सेनल है या नॉन न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो कि क्लासिक सिचुएशन में हम आते हैं जिसको हम सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। व्हाई? Because sovereign states, they always want to increase and maximize their security. पिछले साल अक्टूबर में
2025 में ट्रंप ने अनाउंस किया था that he had directed the resumption of nuclear weapon testing in USA for the first time in over the last 3 decades. अब अगर अमेरिका ये काम करेगा या अमेरिका कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीइनिशिएट करेगा तो एक आर्म्स रेस की जो प्रॉब्लम है, जो आर्म्स रेस का फिनोमेना है, जो हम पीछे छोड़ आए थे कोल्ड वॉर के जमाने में, वो फिर से सामने आ जाएगा। और इस वक्त ये जो आर्म्स रेस का कंपटीशन आएगा, ये माइंड यू, ये केवल यूएसए और यूएसएसआर के बीच में नहीं आएगा ना, इसमें दर्जन और नॉन न्यूक्लियर पावर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? और जो डेंजर्स हैं ऑफ दिस सिक्योरिटी डिलेमा, ये हमने 2025 में विटनेस करा। 12 दिन की लड़ाई इजराइल ईरान के बीच में हुई। इजराइल भी न्यूक्लियर आर्म्ड है, ईरान भी न्यूक्लियर आर्म्ड है। सो देयरफॉर अगर आर्म्स रेस का सिलसिला आज 2026 में शुरू होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, तो आर्म्स रेस बढ़ता रहेगा। सिर्फ यूएसए और रशिया के बीच में नहीं, चाइना भी होगा, सऊदी भी होगा, ईरान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, इजराइल भी होगा, नॉर्थ कोरिया भी होगा, इंडिया भी होगा। दूसरी बात, अगेन एक इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में एक पैराडॉक्स आता है, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स। एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं ग्लेन स्नाइडर, वो कहते हैं स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स को, कि जब रिस्क जो है ना ऑफ अ डायरेक्ट वॉर बिटवीन अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट मे बी रिड्यूस्ड बाय द फियर ऑफ न्यूक्लियर रिटेलिएशन, तो यानी कि आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है और क्योंकि दूसरा आपका एडवर्सरी भी न्यूक्लियर आर्म्ड है, तो विच मींस कि आप दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर रिटेलिएशन है वो नहीं होगा, बिकॉज आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो लाइकलीहुड किसका बढ़ जाता है? लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स का या प्रॉक्सी वॉर्स का, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, तो पाकिस्तान क्या करता है? लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करता है, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ता है। क्योंकि न्यूक्लियर लड़ाई अगर पाकिस्तान लड़ेगा तो भैया पाकिस्तान तो नहीं जिंदा रहेगा, पाकिस्तान का जो वजूद है वो जिंदा नहीं रहने वाला, बिकॉज हम रिटेलिएट करेंगे। तो इस करके पाकिस्तान क्या कर रहा है? लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज कर रहा है, इंडल्ज कर रहा है। तो इसको कहते हैं स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स। स्टेट्स अज्यूम करते हैं, कोई भी स्टेट हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सूडान हो, कोई भी हो, कि जब तक उनके पास बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का लेवल है तब तक कैटास्ट्रोफिक, ह्यूमन कैटास्ट्रोफिक एस्केलेशंस अवॉइड की जा सकती है। क्यों? बिकॉज देखो मेरे पास न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है लेकिन वो बिलो, यानी कि वो डैमेज से बिलो है, बिकॉज हमने एक समझौता साइन किया है अपने एडवर्सरी के साथ। लेकिन जब कोई आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट रहा ही नहीं, जब कोई आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट रहा ही नहीं, तो काहे की ट्रांसपेरेंसी, काहे की क्लैरिटी? तब तो कुछ भी आप करना चाहो कर सकते हो। सो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बिकम्स हार्डर टू रीड अगर आपके बीच में कोई आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी नहीं है, जो कि ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। एंड थर्डली, द थर्ड कॉन्सिक्वेंस, द कोलैप्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल एंड द प्रोलिफरेशन कॉम्प्लेक्सिटी। दो देश जो कि अकाउंट करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, अगर वो अबैंडन कर देते हैं आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को ऑल टुगेदर, तो भैया न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो घर घर पे होगा, यानी कि हर जगह न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो थ्राइव करेगा। चाइना इज ऑलरेडी अंडरगोइंग इट्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सपेंशन एंड देयरफॉर चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो इजिप्ट हो, पाकिस्तान हो, वो भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। सो हम एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसे एरा में आ गए हैं जहां पे हम 35-40 साल पुरानी एफर्ट्स को बिल्कुल जीरो और नलिफाई कर चुके हैं। एंड विच इज वाई हम एक बहुत डेंजरस और वोलेटाइल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। Volatility is not only seen in the stock markets, it is also going to be witnessed in terms of the security paradoxes of each and every country. Let me remind you, this START Treaty 3.0 needs to be immediately signed between USA and Russia. अभी ज्यादा समय नहीं निकला, शायद जितनी मेरी उम्र है, मैं 37 साल का हूं, उतना ही समय पहले पुरानी बात है कि इन दोनों सुपर पावर्स ने अग्री किया था कि टू मेनी न्यूक्लियर वेपन्स will be a danger to human existence. इस सेंटिमेंट को, उस मूवी को जो 1983 में आई थी, द डे आफ्टर, उस मूवी के उस फिक्शनल थ्योरी को याद करते हुए, या चाहे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन इकट्ठे बैठ के वो मूवी देखें, फिर से उस सेंटिमेंट को, उस वजूद को, उस भावना को याद करते हुए अमेरिका और रशिया को फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पे आना होगा और अपने डिफरेंसेस, यूक्रेन, वेनेजुला, ईरान, इजराइल, इन सब चीजों को पीछे छोड़ के एक ऐसा समझौता बनाना होगा जहां पे दोनों देश फिर से
एक आर्म्स कंट्रोल समझौते में आ सके। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।